आपके ही चैनल ऑल इन वन एग्जाम पास पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं क्लास टेंथ के साइंस, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा बच्चों, ताकि 2024 के एग्ज़ाम में आपका बहुत ही अच्छे ढंग से एग्ज़ाम जाए। तो दोस्तों चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए दोस्तों, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यानी रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। यह क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर, यानी मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए बच्चों, कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी अपवर्तन के सिद्धांत पर है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी दूरदृष्टि। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए दोस्तों, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कैसा बनता है नेत्र में प्रतिबिंब? तो दोस्तों हमारे नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यानी सी नंबर, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। यानी मानव नेत्र में यानी वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे VVI क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। बताइए दोस्तों, जो नेत्र नज़दीकी वस्तु को अगर नहीं देख पा रहा है तो उसको कौन सा दोष है, किस दोष के कारण वह पीड़ित है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वह जब निकट की वस्तु को नहीं देखता है तो इसका कि उसका दूर की क्या है, यानी दृष्टि दोष उसका है, यानी उससे दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। क्या है दोस्तों? दूर दृष्टि दोष। जब वह निकट के नहीं दिख पाए तो उसको कौन सी कमी है, यानी दूर दृष्टि दोष। और जब वह अगर दूर को नहीं देख पाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा, यानी इसके ही उल्टा होता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है? बताइए। जब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं, यानी जब गुजरता है, तब उसमें सबसे अधिक रंग का विचलन किसका होता है? इसका आंसर रहेगा दोस्तों सी नंबर, यानी बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए, जो आप एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आगे बताऊंगा मैं, जो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। बीच में वीडियो को नहीं छोड़िएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा समंजन क्षमता, यानी बी नंबर होगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी बाईफोकल लेंस के द्वारा इसको हम लोग उपयोग करते हैं, यानी दूर करते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है,
एक स्वस्थ मानव के निकट के लिए कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। कह रहा है कि एक स्वस्थ जो मानव होता है तो उसके लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः कितना होता है, मतलब वह कितने सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 25 सेंटीमीटर से लेकर अंदन तक वह देख सकते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी सिलियरी मांसपेशियों, यानी सिलियरी पेशियों द्वारा, यानी किसके द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। बताइए दोस्तों, अभी मैं बताया पिछले प्रश्न में पूछा था कि जो नेत्र कह रहा है कि दूर वस्तु को नहीं देख सकता है तो उसको कौन सा दोष है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। जब वह दूर की वस्तु को अगर नहीं देखेगा तो इसका मतलब है कि उसका क्या है, कौन सा दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, मतलब उसी का उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। बताइए दोस्तों, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किसमें, तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके क्लास 10th के एग्जाम के लिए। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की संवेदन क्षमता जब कम हो जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा दोस्तों, बताइए कौन सा दोष उत्पन्न होगा। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बताइए दोस्तों, अगर चंद्रमा से अगर अंतरिक्ष यात्री अगर देखते हैं नीचे की ओर आकाश तो कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों जब भी अगर चंद्रमा से अगर आकाश में देखा जाए तो वह काला दिखाई देता है, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर दोस्तों, यानी काला दिखाई देता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा 7, यानी डी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। बताइए दोस्तों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी लाल। लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर मतलब आधारित है, मतलब आकाश में जो बनता है इंद्रधनुष वह किसके कारण बनता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी प्रकाश का वन विक्षेपण होता है तब मतलब क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। मेन कारण यही है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है कि जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। अभी बताया दोस्तों कि अगर निकट को अगर नहीं देख सक रहा है तो उसको कौन सा दोष होगा, यानी दूरदृष्टि दोष। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, टिंडल प्रभाव उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है,
सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु कह रहा है कि सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी अनंत तक वह देख सकता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। बताइए, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी अवतल लेंस का उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा लेंस होता है। बताइए दोस्तों, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी उत्तल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस से धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। बताइए किस दोष में। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी मोतिया बिंद होता है जब, तो लेंस मतलब धुंधला क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों मैं इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपके 2024 के मैट्रिक 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को मतलब शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, बीच में इसको छोड़ कर जाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपका वीडियो छूट जाएगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट जाएगा जो 2024 के 10th मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए क्या है, यानी ज़रूरी है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताइए तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताइए, इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। बताइए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव होता है, यानी कम होता है। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी लाल रंग का जो स्पेक्ट्रम होता है वह क्या होता है, उसका झुकाव बहुत कम होता है। यानी कम होता है किसका, तो लाल रंग का। इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कि अगर पूछेगा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है, तो लाल बोलेंगे। अगर अधिक पूछेगा तब क्या बोलेंगे दोस्तों, बैगनी बोलेंगे। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा यानी बी नंबर, यानी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। बताइए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी वन विक्षेपण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बताइए, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी बैगनी का सबसे कम होता है। और यही पूछेगा कि सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल, और कम किसका होता है, तो बैगनी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। बताइए दोस्तों, आकाश का जो रंग होता है वह किसके कारण नीला प्रतीत होता है, यानी नीला दिखाई प्रतीत होता है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। क्या होगा दोस्तों, बी नंबर, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसको भी हम लोग बोलेंगे VBI। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, आंख व्यवहार होता है। आंख मतलब व्यवहार होता है। बताइए इसमें क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी उत्तल लेंस की तरह। क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस की तरह। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। बताइए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए दोस्तों, यानी सी नंबर, यानी 5। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। बताइए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे बनता है तो उस व्यक्ति को
कौन सा दृष्टि दोष है, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी दूर दृष्टि से वह क्या है, यानी पीड़ित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, बताइए। किसी माध्यम में छोटे से जो कण होता है तो उसके निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी हम लोग इसको कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना, 2.3 सेंटीमीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, यानी विद्युत जो सिग्नल होता है उस कौन उत्पन्न करता है, बताइए। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी प्रकाश सुग्राही। क्या क्या होता है दोस्तों, प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है विद्युत सिग्नल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, यानी सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी मस्तिष्क में होती है। क्या होती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क यानी ब्रेन में कह रहा है दोस्तों, दिमाग में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। ए नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी परितारिका कहलाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी परिवर्तित द्वार की भांति। परिवर्तित द्वार की भांति काम करती है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, कॉर्निया के पीछे एक रचना होती है, उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रचना होती है, मतलब संरचना होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं परितारिका कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग VBA लगा दे रहे हैं इस पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, बताइए दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है वह किसके कारण उत्पन्न होता है। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने से होता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी अवतल के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है आपका, अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, बताइए कौन करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी परितारिका क्या करता है, यह भी नियंत्रित करता है, यानी उसको कंट्रोल करता है प्रकाश की मात्रा को। कौन, परितारिका। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका दोस्तों, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी परितारिका। क्या होगा दोस्तों, परितारिका के कारण क्या होती है, यानी पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, बताइए। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी निकट की वस्तुओं को। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर
प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 1/10 सेकेंड तक रहता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका, बता रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, यानी चलचित्र प्रक्षेपण में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी परितारिका। क्या होगा दोस्तों? परितारिका। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा यानी डी नंबर, यानी जरा दृष्टि। जब यदि वायु में अगर वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझा अगर घट जाती है तो यह दोष क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष। क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला आपका प्रश्न कर रहा है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा ए नंबर, यानी अबिंदुकता। क्या होता है दोस्तों? अबिंदुकता होता है, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का लेंस से दोष का निवारण होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी नंबर, यानी बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी गई वस्तु को आसानी देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं दृष्टि परिसर, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र मतलब होगा। बताइए कितना होगा? इसका दृष्टि क्षेत्र 180 डिग्री होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, यानी दूर की वस्तुओं को। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरीता अत्यधिक हो जाना। प्रश्न की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। जो रेटिना होता है दोस्तों वह प्रकाश को परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी विद्युत सिग्नल में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की वायु सीमा होगी, यानी नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की वायु सीमा कितनी होती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यानी इनमें से सब, यानी डी नंबर, यानी नेत्रदान 10 वर्ष के भी बच्चा कर सकता है, 25 वर्ष और 60 वर्ष तक के भी कर सकता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? बताइए दोस्तों, कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जा रहा है तो कितने घंटे के पश्चात उसका मतलब नेत्र निकाल लेना चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बता रहा हूँ,
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 4 से 6 घंटे के भीतर यानी मृत्यु हुए व्यक्ति को नेत्र को निकाल लेना चाहिए। कितना? तो 4 से 6 घंटे के भीतर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? बताइए इसमें से कौन सा व्यक्ति जो नेत्रदान को कर सकता है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी बी एवं सी दोनों। जिसको अगर मधुमेह रोग होता है और दमे की रोग होता है वह क्या कर सकता है? नेत्र को दान कर सकता है, लेकिन संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं कर सकता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यानी रेड, यानी सी नंबर। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी बैगनी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी कर्निया कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। बताइए इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी सभी रंगों से कम। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, चूजे के दृष्टि पतन में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी चंपटा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के कारण अधिकतम होता है? बताइए कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के कारण अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी बैगनी। यानी कह रहा था क्वेश्चन कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी बैगनी रंग के लिए। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? कह रहा है कि लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको हम VBA लगा देते हैं। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी काला दिखेगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? बताइए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है इसमें? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी तीनों, लाल हरा नीला। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछेगा कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन होता है, तो लगाइएगा दोस्तों लाल नीला हरा, यानी तीनों होगा इसका आंसर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 2.5 सेंटीमीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी नीला। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी कोण आई के बराबर होगा। क्या होगा? कोण आई के बराबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी 2 मिनट का। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, बताइए कैसा? कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी लाल। दोस्तों इस
यह क्वेश्चन कर रहा था कि जब अगर सूर्य उगता है और डूबता है तो उस समय यह कैसे दिखाई देता है, तो सभी को पता होगा लाल उगेगा और लाल ही डूबता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है ए एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यानी 10/10 मीटर, 10/10 मीटर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, बताइए प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। इसका आंसर होगा सी नंबर यानी 1 विक्षेपण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर यानी दूरदृष्टि दोष। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, बताइए किस दोष के कारण। इसका आंसर होगा ए नंबर यानी निकट दृष्टि दोष के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है आपका नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर यानी जरा दृष्टि दोष। कह रहा है कि नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सा दोष, तो जरा दृष्टि दोष। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है, यानी तारे आकाश में टिमटिमाते हैं किस कारण, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी नंबर यानी अपवर्तन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है किसी कोण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को कहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर यानी प्रकाश का परिकिरणन। क्या होगा दोस्तों, प्रकाश का परिकिरणन। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी एमबीबीआई है दोस्तों, जो 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं, यानी सी नंबर यानी वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकिरणित करता है, यानी प्रकिरणित करता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये रहा आपका क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भेजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा। मैं फिर अगले वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद जय भारत। आपका दिन क्या हो दोस्तों, मंगलमय हो। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।